बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन देखो, हमेशा रौरे मन के नवा नवा और बेस बेस जानकारी देवीला और साथ में भी कहीला कि देखो रौठिन को जानकारी है तो रौरे मन जरूर दो, ताकि उस जानकारी के हम रौठिन पहुँचा सकूँ और उस जानकारी के रौरे मन अपन गांव, टोला, मोहल्ला, बस्ती में बताओ, ताकि कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है सफल हो। तो किसान भाई बहन मन अपन जानकारी के आगे बढ़ाए से पहले चलू हम रौरे मन के दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। बहुत सारे संभावित रोगों से रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन करके उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि क्लोरोपोरिफॉस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। साथ ही यदि कीटों का प्रकोप कम हो, जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देंगे आज के मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे चावल को, जिसमें चावल के भी बहुत किस्म होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लखी भोग को। लखी भोग का औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में चावल में ही है परमल, जिसका औसतन दर है 3,450 रुपये प्रति क्विंटल। आखिरी में चावल में मंसूरी है,
जिसका औसतन दर है 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, अब हम आते हैं दाल की ओर। दाल में सबसे पहले हम लेंगे गरम दाल को। गरम दाल का औसतन दर है 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। हमारे मेहनती किसान 1,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155-261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरो मन के बार फिर से स्वागत है। चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को। आज का जो जानकारी है वो हर किसान भाई बहन मन ले बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सेल है कि देखो गेहूं फसल जो है इकर सामयिक देखभाल कैसे करल जाला। और गेहूं फसल है हर किसान भाई बहन मन जाने ला कि कैसे करना है, मगर इकर सामयिक देखभाल जो है इकर में खाद कितना देना है, बिहन का चुनाव कैसे करना है, पटवन कब करे के है, इस सब कर रौरमन की जानकारी चाहिए। तो चलो हम रौरमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवाते। धान की कटाई के बाद किसान गेहूं की खेती तैयारी शुरू कर देते हैं और अभी जो समय है उसके मुताबिक आपके खेतों में गेहूं लगी हुई है। आपने गेहूं की बुआई कर दी है, सिंचाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि गेहूं की समसामयिक देखभाल बहुत ज़रूरी है। यानी बुआई, सिंचाई से लेकर अंत तक, जब तक कि आप फसल को काटते हैं, हमें पूरी प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गेहूं फसलों की सामयिक देखभाल किस प्रकार से की जाए, क्योंकि इस समय गेहूं का फसल लगाने का समय है और इस समय ये ज़रूरी हो जाता है हमारे किसान भाइयों को जानना कि किस प्रकार से वो बेहतर ढंग से लगाएं कि उनकी फसल अच्छी तरीके से प्राप्त हो। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में सिंचाई का अहम रोल है कि सिंचाई पर अगर आप ध्यान देंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका गेहूं के फसल में वृद्धि होगी। नियमतः गेहूं के फसल में करीब 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें कि अगर पहला सिंचाई की बात करें तो पहला सिंचाई जब गेहूं में जो जड़ जिस समय निकलता है, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं,
वो जड़ निकलने के समय में वो पहली सिंचाई हम लोग देते हैं। दूसरी सिंचाई की बात करें तो जब बाली निकलने लगता है पौधे में, तो बाली के समय हम लोग ध्यान देते हैं कि दूसरी सिंचाई हम लोग दे दें। तीसरी सिंचाई अगर हम देखें तो जब वो दूध भरने लगता है, दूध जब आने लगता है मिल्किंग स्टेज, तो उस समय हम लोग तीसरी सिंचाई देते हैं। और उसके बाद जब कल्ला हमारा पूर्ण हो जाता है, जब भरा जाता है, तो उस समय हम लोग चौथी सिंचाई दे देते हैं। उसके बाद जब हम लोग वो फ्लावर आने लगता है, तो फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं, तो उस समय हम लोग उसको 5 सिंचाई देते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर बारीकी से ध्यान दें सिंचाई के लिए, तो इन सारी स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप पहली सिंचाई समय पर नहीं देंगे, दूसरी सिंचाई समय पर नहीं देंगे, ये अगर इधर से उधर हो जाता है तो आपका उपज में वृद्धि नहीं होगा। इसलिए आपको इस सिलसिलेवार ढंग से स्टेप पर ध्यान रखना पड़ेगा। गेहूं के बुआई के बाद सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 दिन में पेंडी मैथालीन के घोल का छिड़काव करना अच्छा रहता है। जानकार कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि गेहूं की फसल के साथ गोइला, प्याजी, चील, जंगली जई, गुल्ली डंडा और मोरवा जैसे खरपतवार उग जाते हैं और वे फसल को बढ़ने में बाधक बन जाते हैं। खरपतवार से बचाव के लिए हम लोग जैसे उसमें कुछ खरपतवार नियंत्रण के लिए उसमें जैसे हम लोग 2,4-D यूज करते हैं। आइसोप्रोटिरोन होता है जो खरपतवार नाशक जो बाज़ार में मिलता है, उसको भी ला करके अगर हम समय समय पर उसको बहुत ज़्यादा होने पर उसको उस दवाई को यूज करते हैं तो उससे हमारा खरपतवार नियंत्रण होता है। और इस पर शुरू से अगर आप ध्यान देते हैं तो कुछ किसान लोग अपने भी शुरू से उसको बारीकी से बिना दवा का भी उसको प्रबंधन करके आप निकाल के रख से उसको हटा सकते हैं, और नहीं तो वो इस दवा का यूज करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। बहुत केस में देखा गया कीटनाशक दीमक का भी प्रयोग होता है। दीमक में भी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्लोरीपाइरिफॉस नामक दवा मिलती है, जिसको कि 5 ml पर kg के हिसाब से बीज में मिला करके उस समय भी हम लोग उसको उपयोग करते हैं तो दीमक का कम उसका बचाव कर सकते हैं। एक ब्लैक रस्ट होता है जो कि काला काला धब्बा हो जाता है उस पर भी हम लोग डाइथेन M45 करके मिलता है दवाई, जो दुकान से ला करके दवाई के दुकान से कृषि यंत्र के दुकान से ला करके उसको भी अगर हम लोग 15 दिन के अंतराल पर अगर हम देते हैं तो इन सब बीमारी से हम लोग को बचाया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि अनुमान से खाद और उर्वरक का प्रबंधन करना किसान भाइयों को महंगा भी पड़ सकता है और अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलता है। वैसे सिंचित क्षेत्रों में 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटाश और 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यदि पछैती फसल लेनी हो तो इसके लिए 20 से 40 किलोग्राम पोटाश अधिक डालना चाहिए। तो गोबर अगर हम लोग डालते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे इसमें बहुत गोबर बहुत लाभकारी होता है, ऐसे तो पारंपरिक विधि से जो खेती करते आ रहे हैं तो किसान भाई उसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये जनरली हम लोग देते हैं। अब हम लोग की धारणा है कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें ताकि मिट्टी का हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन उस पर अगर हम रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं तो हमारा उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन हमारा करीब 150 kg पर हेक्टेयर, और फिर वो 60 kg हम लोग 80 kg देते हैं हम लोग फास्फोरस, और ये 40 kg पोटाश। और इसमें शुरू में नाइट्रोजन का आधी मात्रा देते हैं और जो है पूर्ण मात्रा फास्फोरस और पोटाश का देते हैं, और ठीक बुआई के बाद हम लोग सिंचाई के समय में पूर्ण डोज दे देते हैं फास्फोरस नाइट्रोजन का। यूरिया उस समय देते हैं। यूरिया जनरली खेत में जिस समय नमी रहे, उस समय पानी रहे, उस समय हम लोग ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा काम करता है। तो इस प्रबंधन इस शुरू से इस पर हम लोग, और ख़ास करके हम सलाह देंगे कि इसमें गोबर का उपयोग आप करें। शुरू में ही मिट्टी जिस समय खेती आप शुरू करते हैं उस समय भी आप गोबर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि मिट्टी में उसमें नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो आपको रासायनिक खाद का प्रयोग नाइट्रोजन बाद में देना कम पड़ेगा, इसलिए उस पर ध्यान दें आप। जानकार कहते हैं कि गेहूं के फसल को अनेक प्रकार के कीट और रोग भी लगते हैं, उनके नियंत्रण का भी हमें प्रबंध करना चाहिए। दीमक, आर्मी वर्म, एफिड और जेसिडस साथ ही चूहे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम बुआई के समय करनी चाहिए। इस समय एंडोसल्फान का छिड़काव करना अच्छा रहता है। जानकार कहते हैं
कि फसल कब काटें ये भी बहुत मायने रखता है। कोई ब्लैक रस्ट हुआ और दीमक का जो हम बात किए उसमें येलो रस्ट भी, भूरा धब्बा भी आता है। ये सब जनरल बीमारी है जो पौधे के पत्ती के ऊपर वो चलता है, जो आ जाता है, जिससे हमारा फसल का नुकसान होता है। तो उसके लिए जो हम दवा बताए अभी कि क्लोरोपाइरीफॉस, डाइथेन M45 और तरह तरह की जो दवा है, जो कीटनाशक है, उसका प्रयोग हम करेंगे ताकि हमारा रोग से बचा जा सके। आप खेती जिस समय बुआई करते हैं और जिस समय कटाई करते हैं, शुरू से अगर आप सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार सब पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप बारीकी से ध्यान देते हैं तो आपको एक अच्छा उपज मिलेगा और लाभ मिलेगा। तो किसान भाई बहन में देखो जानकारी पाए कैसन लगलक बेसने। अब हम जाना थी कि पिछला बार जरूर में फसल कर रही, आज जरूर मुनाफा हो रहे, अब उकर से दुगना यानी कि दिन दुगना और रात चुगना है नहीं। तो किसान भाई बहन में चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। वो दूसर जानकारी है बहुत सुंदर है कि देखो आम और लीची में मंजर लगे कर पूर्व माने पहले उकर में का प्रबंधन करना है नहीं। और मन आम कर खेती करेला, लीची कर खेती करेला, लेकिन एक पहले का तैयारी करना है उकर बारे में अगर जानना है तो और मन के चलू हम लेकर चले थे। हमारे मन के जे विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा देवा थी। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में समसामयिक घटनाक्रमों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं मंजर पूर्व आम एवं लीची बाग का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम आम एवं लीची बागान की बात करते हैं, कुछ दिनों में मंजर आने वाले हैं, ऐसे में हम अपने बाग का प्रबंधन किस तरीके से करें, रखरखाव किस तरीके से करें ताकि जो मंजर आए वो स्वस्थ रहे और किसानों को इसका अधिक फ़ायदा मिले? बिल्कुल, ये बहुत ही समय पर ये प्रसारण हो रहा है कि आम और लीची दोनों में मंजर आने की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो कैसे किसान भाई अभी से ही इसमें प्रयासरत रहें कि आने वाला मंजर स्वस्थ रहे और उनके फल अच्छे बने। तो सबसे पहले हम चाहेंगे किसान भाइयों को बताना कि इस समय पौधे में किसी भी प्रकार की काट छाँट ना करें, क्योंकि अभी मंजर निकलने का समय है। अगर ज़्यादा काट छाँट पौधे में करते हैं या कुछ डाली काटते हैं तो हो सकता है कि आपका मंजर उस समय ना आए। फिर तो कोई भी किसी भी प्रकार की काट छाँट आपको पेड़ में नहीं करना है। और उसी के साथ में जो आप अगर पौधे को पानी दे रहे हैं तो पानी को आपको रोक देना है, ताकि पौधे को पानी रोकेंगे तो तभी पौधा अपने आप को तैयार कर पाता है मंजर निकालने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो हो सकता है कि आपका मंजर कम आए या ना आए। तो पानी का भी जो आप पौधे में उपयोग करें उसको अभी रोक दीजिए, जब तक कि उसमें फल ना बन जाए तब तक आपको पौधे में पानी नहीं देना है, आम और लीची दोनों के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि मंजर आने से पहले जो है पानी कहीं न कहीं कम देना है और जो है उसकी कटाई छटाई कम करना है। और इसके साथ और क्या करना है? अगर बहुत बड़े क्षेत्र में अगर आम और लीची का बाग लगा हुआ है तो ऐसे में हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, क्या किसान अपने बाग का साफ़ सफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर खेत में बहुत ज़्यादा झाड़ी है या घास उगी हुई है तो इसको हटाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसी झाड़ी से कई कीड़े होते हैं जो उन झाड़ी में रहते हैं और बाद में वो आपके मंजर में, आम में लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो बागान है उसकी साफ़ सफाई को अच्छी तरह से रखिए और उसको साफ़ रखिए। और कुछ नहीं, अगर उसमें आप इस समय ठंडा के मौसम में चना भी छींट देंगे तो चना भी अगर उसमें उगा देंगे तो आपकी एक अच्छी आमदनी भी होगी और आपके आम या लीची के पेड़ को भी इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। उसी के साथ में एक विशेष रूप से जो किसानों को ध्यान रखना है इस समय, जो कीट और रोग के लिए, कीट रोग का प्रबंधन भी अभी से किसानों को शुरू करना होगा, ताकि जब मंजर निकलेगा उस समय इसका प्रकोप बहुत अधिक ना हो। कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई जब मंजर आते हैं उसके बाद से ही कीट और रोग का प्रबंधन शुरू करते हैं, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा रोग और कीट आ जाते हैं कि उसका प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। तो अभी इस समय जैसे हम आम की बात करते हैं, मधुआ कीड़े के लिए एक स्प्रे ज़रूरी है, जिससे कि मधुआ कीड़ा आपका जो पॉपुलेशन है उसका जो जनसंख्या है वो कम हो जाए। और ख़ासकर ठंडा के समय मधुआ कीड़ा आपके आम के पत्तों के नीचे, आपकी टहनियों में, बल्कि आपके तने के ऊपर भी छुपा रहता है। तो आपको पूरे पौधे में तने तक स्प्रे करना है, ताकि आपका मधुआ कीड़ा इस समय जो उनकी जनसंख्या है वो एक नियंत्रित हो जाए, ताकि वो मंजर आने समय उस पर प्रभाव न डालें। उसी के साथ में कुछ बीमारियां हैं जो अभी देखें कि लीची में भी नया पत्ता निकला होगा, उसी के साथ में आम में भी बहुत सारा नया पत्ता निकला होगा। तो नए पत्ते में कई तरह की बीमारियां भी लगती है। तो बीमारियों के
नियंत्रण भी इस समय करना होगा। फफूंदनाशक का स्प्रे अभी एक कीजिए। तो अमूमन हम मान के चलते हैं कि एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड का स्प्रे आप दोनों ही पेड़ों में कर दीजिए, आम में भी और लीची में भी। इंसेक्टिसाइड में आप इमिडाक्लोरपिड यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेनाफॉस यूज़ कर सकते हैं। वहीं आप फंजीसाइड में आप ब्लू कॉपर है, आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कीट और बीमारी का जो प्रकोप है अभी से ही कम हो जाएगा और आपका स्वस्थ मंजर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो नए पत्ते आते हैं तो काफ़ी सारे उसमें कीट पतंग भी होते हैं और कहीं ना कहीं जो है पौधे का ग्रोथ प्रभावित होता है। हम नए पत्तों की बात करते हैं तो लाही जो कीट होते हैं उसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और पत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ऐसे में जैविक तरीक़ों से किस तरीके से बचाव करें और जैविक दवाओं की बात करते हैं तो उसका छिड़काव किस तरीके से करें? हाँ, अगर किसान भाई जो जैविक खेती को अपना रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि जो जैविक क्रम में जो हमारे पास फफूंदनाशक और कीटनाशक बनाने के तरीके हैं, चाहे वो आपका अग्नियास्त्र हो, नीमास्त्र हो, या आप जो मट्ठा से बनाते हैं, जो आप कॉपर की रोड डाल के उसको बनाते हैं, तो इस प्रकार के जो फार्मूलेशंस हैं जिनको आप बना रहे हैं उनका आपको कम से कम 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 स्प्रे अभी कर दीजिए ताकि आपके जो कीट और बीमारियों का नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान रखें कि आपका जो जैविक जो फार्मूलेशन जो आप बना रहे हैं वो एक सही विधि से बना होना चाहिए। इसी के साथ में मार्केट में जो नीम आधारित कीटनाशक उपलब्ध हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मूलेशंस अवेलेबल हैं जो आपको कीट और बीमारी से निजात दिलाते हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे हमारे पास बायोस्टिमुलेंट्स मार्केट में आ गए हैं जिसको डालने से पौधा इतना स्वस्थ हो जाता है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बन जाती है, जिससे कि कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम लगता है। तो उस प्रकार के जो ऑर्गेनिक फार्मूलेशन है उसका उपयोग ज़रूर कीजिए। जब भी आप गोबर का खाद का इस्तेमाल करते हैं उसमें ट्राइकोडर्मा ज़रूर डालिए, जिससे कि आपका मिट्टी जनित बीमारियां का नियंत्रण हो सके। और जो नीम आधारित पेस्टिसाइड मार्केट में उसका इस्तेमाल करने से आपका कीट और कीटों का प्रकोप आपके बागान में कम हो जाएगा। हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है मिट्टी होती है काफ़ी अम्लीय मिट्टी होती है, तो आम की जड़ के पास देखते हैं दीमक का प्रकोप काफ़ी होता है और कहीं ना कहीं जो पौधा है अंदर अंदर खोखला होने लगता है। तो ऐसे में इससे बचाव के लिए किसान भाई क्या करें? हाँ, अभी जैसे थोड़ा सूखा स्टार्ट होता है, पानी भी देना बंद कर देंगे तो दीमक का प्रकोप उसमें सूखी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और उस प्रकार के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि आप जो आपका बागान है उसमें किसी भी खेती करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप चना लगाइए, चाहे आप दूसरा कोई भी क्रॉप लगाइए, अगर किसी चीज़ के इंटरक्रॉपिंग हम बागान में रखते हैं तो दीमक का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो सूखी हुई लकड़ी आपके बागान में पड़ी रहती है उसको आपको हटा देना चाहिए, या आम के पेड़ के या लीची के पेड़ के ऊपर भी सूखी लकड़ी है तो उसको बारिश के बाद आपको हटा देना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपका दीमक का प्रकोप काफ़ी होता है तो इसका एक मुहिम के रूप में आपको लेना होगा। आपके बागान के आसपास जितना भी दीमक का टीला है उसको छील के कीटनाशक डाल के उस दीमक के टीले को आपको नष्ट करना होगा, जिससे कि आपके आसपास के कम से कम 1 या 2 किलोमीटर के रेंज में जितना भी टीला उसको हटा देंगे तो आपको 3 से 4 साल तक दीमक की समस्या से परमानेंट आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपके इसमें पौधे में दीमक आता है तो आपको क्लोरोपाइरीफोस जैसी नामक कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप जैविक तरीके में जा रहे हैं तो आपको नीम खली या करंज खली को आप लोग पौधे के आसपास डालते हैं तो वहाँ दीमक का प्रकोप कम होता है। तो देखो आज का जो दुई जानकारी और उनके दिली कैसे लागलक बेस है नहीं से ले तो कहले किसान भाई बहन कि अगर रौठी ना कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ही दर्शन कृषि 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 दर्शन।